क्या टैक एक एक न्यू एज आयुर्वेदा ब्रांड है जो यंग और रेस्टलेस इंडिया के लिए है, बट ऐसे प्राइस पे है जो उसको ना पिंच नहीं करता है। वो उसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक राइट प्राइस पे दे रहा है। ये हमें पहले अपने आप तक पता था, हमारी टीम तक पता था, और जो हमारे लिमिटेड कंज्यूमर्स हैं उनको पता था, बट अब एक लार्जर इंडिया को पता है। सो हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं परम और श्रीधा से। फाउंडर्स हैं ये लोग आयुर्वेदिक दी आयुर्वेदिक कंपनी और टैक के। टैक वाज फीचर्ड ऑन शार्क टैंक एंड अमन गुप्ता एंड विकास ने इन्वेस्ट किया था शार्क टैंक पे। ऑल्सो टैक हैज जस्ट रेज फंडिंग ऑफ अराउंड 100 करोड़, सो कांग्रेट्स ऑन दैट। इनकी लाइफ स्टोरी एंड जर्नी भी बहुत ही इनक्रेडिबल है। जब श्रीधा ना मैकडोनल्ड में काम करती थी एज अ किड, उसी मैकडोनल्ड्स में जहां उनके फ्रेंड्स शो अप करते थे। So how she went from there to now building one of the best companies in the Ayurveda space. So टैक, जस्ट एक बता दूं, टैक एक आयुर्वेदिक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड है। टैक का मिशन है, इन देयर ओन वर्ड्स, लाते हैं यंग एंड रेस्टलेस इंडिया, दैट इज यूथ, को आयुर्वेदा में बैक विथ टैक। सो बेसिकली टैक इज ट्राइंग टू शेड द ग्रैंड फादरली इमेज जो है आयुर्वेदा की, एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपील बनाई है इन्होंने न्यू इंडिया में। तो विल डिस्कस कि कैसे ये ब्रांड बनाया, इसकी अपील कैसे बनाई यूथ में। सो लेट्स हियर व्हाट द कपल हैज टू से। Hi Shrida, hi Param. Welcome to the podcast and thanks for making it here. Hi Pritesh, thank you so much for having us. Hi Pritesh, thanks for having us. So, congrats on your recent raise as well as on the recent Shark Tank success, right? To get started with Merko, I would love to understand how you made it to Shark Tank, because बहुत सारी companies हैं that are trying to get into Shark Tank and you were able to do that successfully. And also, how has the Shark Tank appearance impacted you in general? Shida is the best person to answer this. इसने इसने क्रैक कराई हमारे लिए. She is the one. She ensured that we are there. So we wanted to go right from the beginning, Pritesh, but कुछ ना कुछ चलता रहता है business में, and it doesn't give you a lot of time to actually sit and apply and even register. But then, season one went and came, and then season two भी आया गया. And season 2 के end में, while I was watching few of the episodes, it said that there is still a wild card entry. There's going to be a special episode called Gateway to Shark Tank. एंड एक दिन मैंने सोचा कि घर पे बैठे बैठे आफ्टर ऑफिस आई वाज सिटिंग एट होम, 10-11 बजे लैपटॉप पे कुछ काम चल रहा था. आई थॉट लेट मी जस्ट ट्राई वंस, एंड इट सो हैपेंड दैट इट गॉट selected. Then there were next rounds of registrations, and then all of this transpired within a week or so. And it was a very good experience overall, because this was the first time for us also दैट हम फुल फ्लेजेड ऐसे इतने लंबे टाइम के लिए ब्रांड के बारे में, अपने बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में एक वन टू मैनी कम्युनिकेशन इस स्केल पे कर पा रहे थे. So this has been a beautiful journey, and talking to the sharks, learning from them, and eventually getting the deal is something which we really wanted to do. And Awesome. So maybe Param, you would like to talk about how is Shark Tank appearance that impacted you, if any, मतलब public perception में कंपनी के लिए, मतलब आपकी कंपनी के लिए, आपके प्रोडक्ट्स के लिए कोई इम्पैक्ट था, इफ एट ऑल? यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. जैसे ही हमने अभी बात करी ना, मैंने जस्ट इस पॉडकास्ट से पहले एक मेरे पास रीच आउट आया लिंक्डइन के ऊपर कि मेरे को टैग के बारे में बिल्कुल पता था, बट प्रोडक्ट क्वालिटी और आपका डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से आई एम सुपर सुपर इंस्पायर्ड, राइट. सो अगर हम शार्क टैंक को हमारे ब्रांड के लिए समझें, सो ना बहुत मल्टी लेवल पे, मल्टी लेयर्स पे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है. वन इज दैट व्हाट वी वांट टू बिल्ड, वो लोगों को समझ में आ रहा है कि यार टैग है क्या. टैग एक न्यू एज आयुर्वेदा ब्रांड है जो यंग और रेस्टलेस इंडिया के लिए है, बट ऐसे प्राइस पे है जो उसको ना पिंच नहीं करता है. वो उसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक राइट प्राइस पे दे रहा है. ये हमें पहले अपने आप तक पता था, हमारी टीम तक पता था, और जो हमारे लिमिटेड कंज्यूमर्स हैं उनको पता था, बट अब एक लार्जर इंडिया को पता है, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया के लिए कोर रहा है, बट वो कंज्यूम नहीं कर पाया. जनरेशन कंज्यूम नहीं करती, अडॉप्ट नहीं कर रही थी, तो वो अडॉप्शन रेट बढ़ेगा. तो वी आर वेरी श्योर कि वो जो अडॉप्शन रेट हम, अगर मान लो जो जर्नी हम 1 साल 2 साल में कवर करते, वो हमें लगता है शार्क टैंक की वजह से थोड़ी पहले, थोड़ी जल्दी हो सकती है. सिमिलरली वी आर ऑल्सो यंग ऑन्टरप्रेन्योर्स. हमारी जर्नी सीधा की पर्सनल जर्नी से शुरू हुई है, क्योंकि
हमने क्यों बनाया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस का। तो वो जर्नी लोगों को पता चल रही है कि लगता है कि यार क्विक रिजल्ट्स डरमा दे सकता है, राइट? क्विक रिजल्ट्स लेने के डॉक्टर के पास चले जाओ, फटाफट मेडिसिन मिलेगी, आप ठीक हो जाओगे। बट व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इज दैट कि 4 साल की सीधा की स्ट्रगल थी कि हमें सॉल्व नहीं हो रही थी, वो हमारे को 1 या 1.5 महीने में आयुर्वेदा ने सॉल्व करी थी। तो वो जर्नी से लोगों को कनेक्शन मिल रहा है कि यार मेरे को भी प्रॉब्लम, क्योंकि स्किन और हेयर प्रॉब्लम बहुत 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 ज्यादा पॉपुलेशन को है, क्योंकि हमारी सबकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई। वी आर नॉट, मतलब हम कुछ भी खाते हैं, लेट सोते हैं, पूरे टाइम स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है इन चीजों का। तो उसके सॉल्यूशंस हमारी पावरफुल मेडिसिनल साइंस के थ्रू मिल रहा है और उनकी फॉर्म में मिल रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है वो एक यंग जनरेशन से रिलेट करता है, उनके जैसे बात करता है, उनको जो जैसे दिखना है वैसे दिखता है। तो वो एक इम्पैक्ट पता चला कि लोगों को कनेक्शन मिल रहा है कि हाँ, हम भी आयुर्वेदा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो ये मल्टी लेवल पे इम्पैक्ट हुआ है। चौथा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्यों हमने स्टार्ट किया था, कि पर्सनल स्ट्रगल्स रही हैं। मैंने बहुत जल्दी काम स्टार्ट करा है, वो 7-8 ईयर ओल्ड, क्योंकि मेरे को अपने फादर को सपोर्ट करना था। बट मुझसे ज्यादा मतलब सीधा की एक ऐसी जर्नी रही है कि जो, जब हम बात करेंगे इसके बारे में आगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से आते हैं और क्या बिल्ड कर पा रहे हैं और कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, राइट? और आज भी यहाँ तक ले आ चुके हैं और काफी जल्दी लेके आए। सो बहुत कुछ ऐसा है कि जो लोगों को उस लेवल पे इम्पैक्ट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है कि उनको हमारी लर्निंग से ना उनकी जर्नी फास्ट हो सकती है, उनको समझ में आ सकता है यार हमें कैसे बिल्ड करना चाहिए। Let's talk about the journey a bit. Maybe Shrida, you can also contribute because आप दोनों की जर्नी बहुत ही क्रेजी रही है एंड मतलब वी हैव विटनेस दैट. बट वंस अगेन, what led you to TAC and what has been your journey before that? अच्छी इमोशनल नहीं होना है ना? बहुत ज़्यादा पब्लिकली मैं बोलती नहीं हूँ, बट बहुत रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने बोला दैट आप अगर साइलेंस में सफ़र करते रहोगे और उसमें इवेंचुअली सक्सीड कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकती है, एंड विच इज़ वाई यू शुड टॉक टू मोर पीपल अबाउट इट। तो विच इज़ वाई आई रिसेंटली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। बट प्रतेश, जर्नी जो थी ना मेरी, मैं आपको ले चलती हूँ जब मैं 9 साल की हुआ करती थी। 9 साल से मुझे, क्योंकि शायद जब हम 4-5 साल के होते हैं तो खुद पता नहीं होता क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आजकल के तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, उस टाइम पे तो इतना एक्सपोजर नहीं होता था। अ, तो 9 साल से मुझे याद है कि मैं रोज जब सोती थी ना, तो मैं एक दृढ़ निश्चय बना के सोती थी दैट आई विल हैव टू टेक माई फैमिली आउट ऑफ दीज करंट सिचुएशंस। आई हैव टू यंगर ब्रदर्स एंड माई मॉम हैज मोस्टली बिन अ हाउस वाइफ। इंडिया में टिपिकली मेल डोमिनेटेड सा सिस्टम रहता है, एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी है। आई एम हैप्पी दैट द सिचुएशंस आर इम्प्रूविंग नाउ, बट सिचुएशंस घर पे बहुत सही नहीं थी। देयर वाज, एंड ऐसा नहीं था कि घर में पैसे नहीं थे, बट मेरे भाइयों के लिए और मेरे लिए और मेरी मॉम के लिए हमेशा से काफ़ी अब्यूजिव सा एनवायरनमेंट रहा था। फिजिकल, मेंटल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज। एंड प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप छोटे होते हो तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि क्या ये मेरी गलती है या ये मेरे घर वालों की गलती है, गलती किसकी है, बस आप उसमें पिस रहे होते हो। तो मैं अपने स्कूल में यूजुअली चुप रहती थी, या फिर एक मतलब एक फसाड सा मेंटेन करके रखती थी, क्योंकि बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे जज करेंगे कि यार इसके घर में ऐसे होता है। क्योंकि बाहर बाहर से तो सब कुछ परफेक्ट था, एक आर्मी ऑफिसर का घर था, बड़ा बंगलो, गाड़ियाँ, सब कुछ होता था। बट घर में थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता था। 15 साल 14 साल की उम्र में मुझे बोल दिया गया था कि पढ़ाई के लिए अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारे स्कूल की फीस वगैरह तुम खुद ही मैनेज कर लो। छोटी छोटी चीज़ें, मम्मा की प्रॉब्लम्स, उनकी ज़रूरतों के लिए भी पैसे बिल्कुल ही नहीं होते थे। तो फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर दी। मैं स्कूल से वापस आकर पार्ट टाइम जॉब, एंड उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था कि मैं कंटेंट राइटिंग कर सकूं या मैं कोई ऐसे इंटर्नशिप ले लूं जो मुझे पैसे दे सके। तो पहली जॉब मैंने मैकडॉनल्ड्स में शुरू करी, जहाँ पे 26 रुपये पर डे मुझे पैसे मिलते थे। और हुआ कुछ यूँ, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, बट आई स्टिल शेयर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो मैंने कुछ हफ्ता 10 दिन मैकडॉनल्ड्स में काम करा, एंड किसी वीकेंड पे जब मैं वहाँ पर थी, तो वहाँ पे ना आपको ट्रेनिंग कराते हैं, आपको ही ऑर्डर लेना होता है, आपको ही कैशियर बनना होता है, एंड एट देर आर डेज जब आपको ही सफाई भी करनी होती है। तो मैं वहाँ पर खड़े होके सफाई कर रही थी, एंड ऑर्डर वॉर्डर ले रही थी, जो भी मैं कर रही थी। मैंने देखा कि मेरे ही कुछ क्लासमेट्स अपने
पेरेंट्स के साथ में मैकडॉनल्ड्स में खाने आए हुए थे। तो फिर मुझे बहुत ही अजीब लगा कि यार स्कूल में तो मैं बहुत ही ऐसे कूल बन के एंड सब कुछ ठीक है टाइप बन के रहती हूँ और यहाँ पर मैं ऐसे कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये मैं बहुत लंबा तो नहीं चला पाऊँगी। मैं घर जाके बहुत रोई थी मम्मा के सामने कि मतलब मैं कैसे करूँ ये सब चीज़ें कंटिन्यू। फिर उसके बाद मेरी मॉम मेरे साथ अगले हफ्ते आई, फिर हमने एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब ढूँढी, जहाँ पर मुझे लगा कि चलो ये थोड़ा-सा बेटर है उससे। एटलीस्ट कोई मुझे आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएगा और जो मैं ये अपनी पर्सनल एंड जो बाहर की लाइफ़ है, पब्लिक लाइफ़ है, मैं वो बिल्कुल अलग रख सकूँगी। तो फिर मैंने ₹4000 पे रिसेप्शनिस्ट की जॉब शुरू करी। देन धीरे-धीरे अपनी ग्रेजुएशन के टाइम भी पार्ट टाइम जॉब करी, कभी आईएलटीएस ट्रेनर, पंजाब में सबको बाहर जाने का बहुत शौक होता है। तो आईएलटीएस ट्रेनर, टोफल ट्रेनर, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, काफ़ी सारी चीज़ें करी। एंड फिर उसके बाद एमबीए करी। एमबीए के दौरान भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, लाइव प्रोजेक्ट्स, और मुझे याद है उस टाइम पे घर से मुझे कुछ 3000 रुपये मिलते थे और हमारे हॉस्टल मेस का जो मिनिमम बिल होता था वो 3500 रुपये होता था। एंड आई हैड सम फ्रेंड्स हु हैव रियली सपोर्टेड मी बिकॉज मैं अपनी पर्सनल जर्नी किसी के साथ नहीं शेयर करती थी। बट 2-3 ऐसे लोग थे जिनको थोड़ा हिंट था कि घर में कुछ प्रॉब्लम है। एंड आज सिचुएशंस बहुत अलग हैं, बट मेरे को ये बहुत ही क्लियर था दैट इससे खुद तो निकलना ही निकलना है। क्योंकि अगर फंसे रहे तो मैं अकेली नहीं हूँ जो इस कीचड़ में धंस जाऊंगी। मेरे साथ मेरे 2 छोटे भाई हैं और मेरी मम्मी है जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लेकर डिसीजन लिया है दैट वो हमारे साथ हैं, ना कि हमारे फादर के साथ हैं। तो बिकॉज शी वांटेड टू प्रोटेक्ट अस। सो 2014 में मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर शुरू करा, वोल्वो के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुई थी मेरी। एंड 2015 में लेस देन 1 ईयर ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस जब मेरे को एक स्टेडी इनकम आना शुरू हुई, तो मैंने अपनी फैमिली को 28 साल ऑफ अब्यूजिव मैरिज के बाद मैंने अपनी मदर और अपने भाइयों के साथ में निकाला घर से। और मुझे आज भी वो मेरे पास एक फ़ोटो है वो, कि बस वो जो कपड़े वो लेके पहने हुए थे बस वो और एक बेडशीट वो लोग लेके गए थे कि गद्दा भी नहीं था और बिछाई हुई थी और उस पे वो सारे सोते थे। वहाँ से आज तक की जो जर्नी है अ, वो बहुत अलग रही है। और आई थिंक जब इंसान ठान लेता है ना कि मुझे हार नहीं माननी है, एंड कई बार ना इंसान अपनी खुद के लिए हार मान लेता है, बट व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, व्हेन इट कम्स टू पीपल दैट यू केयर अबाउट, तो आई थिंक ह्यूमन सुपर ह्यूमंस बन जाते हैं, हमें सुपर पावर्स आ जाती हैं। एंड 2015 के बाद से Param and I have known each other from 2014. Param gives me a lot of confidence to believe that मैं कर सकती हूँ, और he is the biggest supporter, biggest feminist that I know of. एंड 2019 में भी जब हमने अपना स्टार्टअप शुरू करा था, तो बहुत बार ऐसा होता रहता है, लगता है यार चीज़ें अब तो ख़त्म हो गई, इसके आगे तो मतलब कुछ दिखता ही नहीं है, देयर इज़ नो लाइन ऑफ साइट। बट देन करते जाते हैं एंड देन यू इवेंचुअली फाइंड आउट दैट अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो जर्नी शुरू हुई है। I think, wow, that was a crazy, crazy life that you have already lived. I was getting goosebumps all throughout जब आप बात कर रहे थे. And मतलब I think what came out of that ना इसकी मेरे लिए I remember Messi, who was a very famous footballer, once saying कि how do you turn into, someone asked him, how do you turn into an overnight sensation, and his response to that was 18 years of hard work. I think वो बहुत clear है आपकी story में कि मतलब when people look at TAC today, the Ayurvedic company today, they look at all the success that you have had, all the great products that you are building, but उसके पीछे जो journey है, that is what probably has led to what TAC is today. And Param, you come from a business family, and but you started working very early. आपकी journey एक अलग रही है, बहुत अलग रही है. Would you like to talk about that? Yeah, so how do I explain is that when we started in, say, 4 years back overall, right? I was 31 years old, but by that time also I had more than 20 years of experience, right? मैंने अपनी लाइफ व्हेन आई वाज 8-9 years old, तो मैंने अपने डैड का गल्ला संभालना शुरू कर दिया। सो मेरे फादर के काफ़ी सारे बिजनेसेस रहे, आई वाज ग्रोइंग, तो उधर से मेरी लर्निंग्स भी बहुत रही हैं,
एक्सपीरियंस भी बहुत रहा है, और उस वो एक वन ऑफ द कोर रीजंस है जो डेफिनेटली मतलब मेरी अपब्रिंगिंग का पार्ट रहा है, जहाँ से मेरे को आज की सक्सेस मिली है। बिकॉज उस लाइफ में मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सीखी, मैंने मनी मैनेजमेंट सीखा, मैंने ये सीखा कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो नेगोशिएट कैसे करोगे, कस्टमर को कन्विंस कैसे करोगे। और साथ के साथ मेरे फादर का एक रिक्रूटमेंट का और हायरिंग का भी बिजनेस था, जहाँ पे हम जैसे डाबर, मोदी का जो ब्रांड्स हैं, रेवलॉन, कलर बार, और बहुत सारी एफएमसीजी, ब्यूटी, कंज्यूमर ब्रांड्स की हायरिंग भी करते थे। तो फिर उससे भी इन डेप्थ समझा कि यार कंपनी जो बिल्ड होती हैं, बनती हैं, तो वो हायरिंग क्यों कर रहे हैं। तो जब आपको कोई पोजीशंस हायरिंग के लिए आती थी, तो उसमें वो क्यों करते थे उसका रीजन भी जानने को मिल जाता था कि यार सेल्स वाले क्या करते हैं, प्रोडक्शन वाले क्या करते हैं, मार्केटिंग वाले क्या करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना मतलब 9 ईयर से लेके जब तक मैं इंजीनियरिंग एंटर करा, तब तक ही मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि आई वॉज मच अहेड ऑफ द कर्व। मेरे साथ के लोगों से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। सो रियल लाइफ की लर्निंग्स थी मेरे पास कि जो मुझे, और वो एक कीड़ा पैदा था अंदर कि यार मेरे को अपना कुछ बनाना है, राइट। सो पेरेंट्स का जो स्ट्रगल रहा, पेरेंट्स ने ये जरूर करा कि यार लाइफ उनकी नॉर्मल रही, नॉर्मल से लेके आप उस टाइम पे मिडिल क्लास भी अगर होते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन थोड़ी नीचे होती थी ज्यादा। अब मिडिल क्लास की डेफिनेशन चेंज हो गई है। सो उस टाइम पे अगर पेरेंट्स ने एक मिडिल क्लास लाइफ भी दी, तो वो लर्निंग्स में बहुत बड़ी कन्वर्ट हुई। मतलब मेरी मॉम ने हमेशा जॉब करी है स्टार्टिंग से लेके, और उन्होंने इंश्योर किया है कि मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही हो। बट उन्होंने बहुत मतलब 35-40 ईयर्स जॉब करके मुझे बनाया। बट उसके साथ साथ मेरे फादर की बिजनेस की वजह से मुझे ये सारी लर्निंग्स मिल गई। फिर जब था कि यार कुछ खुद का करना है, बट फादर के बिजनेसेस बहुत बड़े नहीं हुए कि यार, क्योंकि बहुत सारी चीजें कर रहे थे, 4-5 चीजें एक साथ चल रही थी, कोई चीज बड़ी नहीं हुई। तो एक चीज ये थी कि यार ये मिडिल क्लास वाली चीज तो नहीं बनाऊंगा, बनाऊंगा तो ऐसी चीज बनाऊंगा कि जो लेगेसी बने, कुछ ऐसा बने, कोई रेवोल्यूशनरी बने। बट वो उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था, ऐसा नहीं था कि कुछ पता चल गया टेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि मॉम डैड ने नॉर्मल लाइफ जी, बट पहली गाड़ी भी बहुत समय लग गया खरीदने में फैमिली को। तो ये जरूरी था कि यार कुछ ऐसा बनाते हैं जो स्टेबल भी हो, जो बड़ा बन सके बट स्टेबल भी हो। तो फिर ये था कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 9-10 ईयर्स कॉर्पोरेट में जॉब करी, 3 बड़ी कंपनीज थी, ग्लोबली फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर काम किया, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लॉन्चेस, इंडिया लेवल पे। तो वो सारा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मतलब जो मेरे को उस पुराने एक्सपीरियंस को लेके इस नए एक्सपीरियंस के संग वो एक सुपर पावरफुल एक्सपीरियंस बन गया। बट बिजनेस उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हुआ था। बिजनेस स्टार्ट हुआ जब मैं और श्रीधा मिले। तो श्रीधा की जो ये बिट है ना पर्सनल प्रॉब्लम्स की, इस पर्सनल प्रॉब्लम से जो प्रॉब्लम एक्चुअल हुई कि जब वो निकल आई, स्ट्रेस से बाहर आ गई ना, कि जब उसने अपनी फैमिली को मूव कर लिया, अब उसका इम्पैक्ट इसकी स्किन पे आ गया था। वी मेट इन 2014-15। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये मेरी एचआर मैनेजर थी, और मैं वोल्वो में सेल्स का हेड था, रीजनल मैनेजर। तो उस टाइम पे हम मिले थे। अब हम मिले, बट ग्रेजुअली देखा कि इसके स्किन पे कुछ कुछ इश्यूज हैं। यहाँ पे स्किन पे यहाँ इश्यूज हैं, हैंड्स पे हैं, बैक पे है। तो अ, अब मेरी मदर यहीं की है, दिल्ली की डाइटिशियन थी, उनका डॉक्टर्स का काफ़ी सारा नेटवर्क था। तो फिर सोचा कि यार तेरी नहीं सॉल्व हो रही है, क्योंकि एक तो इधर नई नई सिर्फ अकेली मैनेजमेंट ट्रेनिंग थी है, पैसा ऐसा मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 40-50,000 रुपये सैलरी थी, और गुड़गांव के अंदर रहना, घर भी संभालना, पेरेंट्स तो अलग अलग थे, तो फादर तो बिल्कुल अलग हो गए, अपनी मदर, अपने दोनों भाइयों की पढ़ाई करना, तो सारा पैसा वैसे ही खत्म हो जाता था, क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी चलती थी। तो ऐसा नहीं था कि डॉक्टर्स का भी एक्सेस था। तो मेरी मदर का था कि चलो इधर उधर करा लेते हैं, बहुत सारी चीजें ढूंढी। 2-3 साल तक हम ट्रायल करते रहे कि यार कोई तो डॉक्टर सपोर्ट कर देगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे आज के देख रहे हो, अगर 4 साल 5 साल मतलब उस टाइम से 4 साल 5 साल पहले देखते तो लगता है ये कोई और इंसान है, ये नहीं है, राइट। तो वहां पे ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हुई। डरमैट्स के पास जाके उन्होंने बहुत क्रीम्स दी, लोशंस दिए, हैंड लोशंस दिए, सॉल्व नहीं हुआ। फिर मतलब श्रीधा की जो मदर है वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, होम प्रैक्टिशनर। वो स्टार्टिंग से आयुर्वेदा फॉलो करती थी। तो 3-4 साल की जद्दोजहद के बाद 14 में हम मिले थे, 17 में हमारी शादी हुई, 17 से लेके 18 तक 18 1-1.5 साल हम और ट्रैवल वगैरह करते हैं शादी के बाद, कि हर कोई घूमने फिरने जाता है,
तो वो प्रॉब्लम एग्रीवेट हो गई थी थोड़ी और, क्योंकि सन टैन से ना वो एग्रीवेट हो रही थी। जब जैसे बीचेस पे आप जाते थे तो जितना टैन होता था वो उतनी बढ़ जाती थी। अर्टिकेरिया हाइव्स करके प्रॉब्लम होती, सिवियर फॉर्म था। तो फिर फाइनली सीधा की मॉम की हमने सुन ली, मैंने मतलब सीधा तो सुन ली थी, बट मेरे को लगा कि चलो आप बोल रहे हो सुन लेते हैं आयुर्वेदा, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे आयुर्वेदा ना पता था और ना मैं बिलीव करता था खुद उसके अंदर कि यार कुछ हो सकता है। ऐसा लगता था यार पुराना है, कैसे सॉल्व करेगा, डॉक्टर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे, ये कैसे कर लेगा। बट फाइनली होता है ना, जब हार जाते हो यार ठीक है ये भी ट्राई कर लेते हैं। फिर वहां पे उन्होंने कुछ दिया और जिससे हमारे को 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर में ही इट स्टार्टेड शोइंग ग्रेट रिजल्ट्स। यार वो ऐसा हो गया कि समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तब मेरे को वो मेरी पूरी एक्सपीरियंस ऑफ माय लर्निंग, माय कीड़ा ऑफ बिल्डिंग बिजनेस, वो वापस हिट कर गया कि यार ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैं भी 30 31 साल का हूँ, अगर मैं इतनी सेल्स कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ग्लोबल प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम कर रहा हूँ, ऐसे कैसे हो गया कि मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं है ऐसी चीज, राइट? ऐसी पावरफुल फॉर्मुलेशंस। तब लगा कि यार थोड़ा स्टडी करते हैं इसको, डीपर स्टडी करते हैं। तो 18 के अंदर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। आई वॉज द फर्स्ट वन टू लीव जॉब। सीधा ने 1 डेढ़ साल बाद ज्वाइन किया था। मतलब ये दो, ये घर भी संभालती थी, मुझे भी संभालती थी, जॉब भी करती थी और बिजनेस के अंदर भी सपोर्ट कर रही थी, बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर वेंचरिंग आउट। बट मैंने 1 डेढ़ साल पहले कॉल ले ली थी कि ठीक है कुछ सेविंग्स है, उस सेविंग से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उससे बनाएंगे। बट एक बार स्टडी करते हैं कि आयुर्वेदा है क्या। तो जॉइंटली स्टडी करते हैं। मतलब मैं श्रीधा और मैंने खूब ट्रैवल किया, कोची, केरला, कोयम्बटूर, मदुरई, ये देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, जहाँ पे भी हर्ब्स मिलती थी या आयुर्वेदा के डॉक्टर होते थे, बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों से सीखने की कोशिश करी कि ये आयुर्वेदा है क्या और ऐसा कैसे है कि आज तक ये हमारे लिए एक्सेसिबल क्यों नहीं है। जो हमारी जो टैग का जो अगर आप इथोस देखोगे, वो सारी प्रॉब्लम से निकल के बना कि एक यंग जनरेशन को आज तक दिखता क्यों नहीं है कि इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिनल साइंस के इंग्रेडिएंट्स की, उनकी फॉर्मुलेशंस की इतनी ताकत है कि वो यंग जनरेशन से पीछे हो रखी है। उसके बड़े सारे रीजन है जो वो पीछे रहेगी, वो अभी अपन आगे बात करेंगे उसके बारे में। बट वो प्रॉब्लम्स हमने बड़ी सारी आइडेंटिफाई करी क्योंकि हमारी पर्सनल जर्नी से कनेक्ट कर गई। और फिर वहां से लगा कि यार कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और फिर उसके स्ट्रगल्स शुरू हुए बिल्ड करने के। फिर वहां से लॉन्च हुआ, हमारा पहला ब्रांड था खादी एसेंशियल्स, और फिर हमने ये नया ब्रांड बनाना शुरू करा। ऐसी जर्नी रही है मेरी। Wow, I think you guys were not just made for each other but also made for the Ayurvedic company. And मतलब क्लासिक है स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्लासिक फ्रेज है इसके लिए, फाउंडर मार्केट फिट. यू हैड सच अ इतना पर्सनली इतना रिलेटेबल जर्नी है आपकी विच मेड यू परफेक्ट फिट फॉर द मार्केट. बट बट प्रत्येश, ये आप अब बोल रहे हो, या आई टेल यू, इन्वेस्टर्स ने हमारे फेस पे बोला है दैट वी आर द मोस्ट अनइन्वेस्टेबल फाउंडर्स बिकॉज वी डोंट कम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैकग्राउंड, वी डोंट कम फ्रॉम आईआईटी, आईआईएम्स, आईएसबी, वी डोंट कम फ्रॉम कंसल्टिंग बैकग्राउंड, या फिर हमारा कोई गॉडफादर नहीं रहा है पहले से सिस्टम में। हमारे मुंह पे बोला गया है दैट वी आर नॉट टू इन्वेस्टेबल फाउंडर्स. एंड प्लस हस्बैंड एंड वाइफ। But now the situation is changing. and probably that's why investors don't make companies, right? Founders make companies. Founders build products. That's वो एक बहुत बड़ा difference है between building companies and between investing into companies, right? But what I want to understand कि you said कि Ayurveda was not reachable to the masses, है ना, masses relate नहीं कर पाते. But डाबर, हिमालय, बहुत प्रोडक्ट्स रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहे हैं, उसके पहले भी रहे हैं, बहुत सारे न्यू एज कंपनीज भी हैं, मे बी प्रीमियमली प्राइस्ड हैं बहुत डिफरेंटली, बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और उनका रेंज भी काफ़ी वेरिड है, काफ़ी लार्ज है. So, how do you think you were able to find a go-to market, and how do you think you were able to also gather the courage to enter the market in general and position your products? जब ये मेरी जर्नी, देखो मैं जॉब कर रही थी जब मेरा आयुर्वेदा के साथ में ऐसा फर्स्ट हैंड एक्सपोजर हुआ, एंड वट एवर इशूज़ दैट आई हैड, मेरे आसपास जो लोग थे उनको दिख रहा था कि 2 3 महीने में मेरी स्किन पे विजिबल इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑफिस तो मैं रोज़ जा रही थी, बट मैं एंटी एलर्जिक्स खा रही थी, सिट्राजिन, एलिक्रा खा खा के, उससे ऑफिस में बहुत डिजी फील होता था. बट यंग एंड एम्बिशियस एंड बिकॉज फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता था दैट आई wanted to be the most mediocre employee.
आई वॉज ग्रोइंग इन माई कॉर्पोरेट करियर लाइक एनी थिंग। बट जब मैं अपने फ्रेंड से बात करती थी ना, तो मैं उनको बोलती थी कि मैंने इलादी, त्रिफला और नाल्पा मरादी का पाउडर मिक्स करा और मैंने लेप बनाया, लगाया। तो आई कुड सी दैट क्रिंज फीलिंग ऑन देयर फेस कि यार ये क्या बोल रही है। मतलब अचानक से वो जो कूल श्रीदा थी, वो अचानक से हो जाता था कि यार ये क्या दादी अम्मा जैसी बातें कर रही हैं। एंड देन आई ऑलवेज न्यू दैट दे वर हैप्पी फॉर मी, एंड but I knew that they will not incorporate Ayurveda in their day-to-day lifestyle, because कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लोगों को। स्लो एंड इनफेक्टिव की जो डेफिनेशन या परसेप्शन लोगों के दिमाग में बैठी हुई है वो तो है ही। ऐसा नहीं था कि मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, बट एक यंग फॉर्मेट में एक इफेक्टिव क्लिनिकली प्रूवन हाई क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइसिंग, देयर वाज नो ब्रांड दैट आई कुड हैव यूज्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 3-4 साल की जर्नी में मैंने कितने ब्रांड्स ट्राई करे होंगे, क्योंकि जनरली जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है ना किसी भी स्किन केयर प्रॉब्लम का या फिर हेयर केयर प्रॉब्लम का, तो उनको यही लगता है, एंड मुझे भी यही लगा था कि यार शैम्पू चेंज कर लेती हूँ, हो जाएगा। चलो ये नहीं काम करा, चलो ये कर लेती हूँ। अच्छा ये भी नहीं, चलो कोई दूसरा लोशन ले लेते हैं। अच्छा ये भी नहीं, चलो मॉडर्न साइंस ले लेते हैं। बट वो चीज़ काम ही नहीं कर रही थी। तो और दूसरी जो चीज़ मैंने ये भी समझी दैट आयुर्वेदा की ना एक बहुत स्पेसिफिक इमेजरी बना दी गई है। तो जब हम रिलेटेबल की बात करते हैं ना, तो देखिए अगर मान लीजिए आपकी कोई सिबलिंग है या आपके स्पाउस हैं या आपके सिमिलर एज के कलीग्स हैं, तो जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है ना तो वो आपसे पूछते हैं। वाइल वी रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, बट अगर मेरे को पिंपल हुआ तो आई डू नॉट गो टू देम इन माई रियल लाइफ टू आस्क फॉर सॉल्यूशंस। आई वुड रादर आस्क माई कलीग्स जो कि सेम एज में हैं। यूजली हो सकता है कि फीमेल्स हैं, मैं शायद मेल से भी ना पूछूं क्योंकि मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है। तो हम वो आयुर्वेदा की जो ग्रैंडफादरली इमेज है और वो जो प्रीची सी इमेज है, एंड देन विदाउट एनी क्लेम ऑन द रिजल्ट्स, क्योंकि आयुर्वेदा में कोई बोल ही नहीं रहा था। वो बोलते थे 1 साल तक खाते रहो ठीक हो जाएगा, जिंदगी भर खाते रहो कंट्रोल रहेगा। बट क्या हम लोग ऐसे ऑपरेट करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? मैं आपको बोल दूं कि मतलब आप जिंदगी भर ये करते रहो तभी कंट्रोल होगा। कोई तो पूछेगा ना कि भाई मैं 1 महीना कर रहा हूँ उसके बाद रिजल्ट क्या है। तो वो कोई स्टेज के सेंटर पे आके स्पॉटलाइट में आके खटाखट क्लेम देने को नहीं तैयार था। अब प्रॉब्लम ये थी कि क्या आयुर्वेदा केपेबल नहीं है या फिर आज तक किसी ने वो करा नहीं है, कि आप बिल्कुल बैंग ऑन क्लेम्स। सो आयुर्वेदा की बहुत क्लिनिकल स्टडीज हो रखी हैं। बहुत सारे हर्ब्स आप देखिए, पूरी दुनिया में कोविड के टाइम पे अश्वगंधा और हल्दी कैसे टॉप सर्चेस बन गए थे। विटामिन सी, लेमन, ये सारी चीज़ें मतलब ग्लोबल ट्रेंड्स बन गई थी। लोग ये चीज़ें ग्लोबली ट्रेंडिंग हो गई थी। तो पावर में हर कोई बिलीव करता है, आयुर्वेदा को हर कोई एक्सेप्ट करता है, लेकिन आयुर्वेदा के बारे में आज की जनरेशन के लिए आज के हिसाब से अवेयरनेस नहीं थी। एंड एक टैबू एसोसिएटेड था दैट अगर मैं आयुर्वेदा यूज कर रही हूँ तो या तो मैं बहुत ही फिल्दी रिच हूँ या फिर मैं अनअवेयर हूँ। और एक ना सर्टन ग्रैंडफादरली सी इमेज जो आ जाती है। तो हमने सोचा कि यार अगर आयुर्वेदा को हमें एक मॉडर्न टीच, अगर आपको मान लो कोई भी चीज़ अपनी कंट्री का फ्यूचर बनाना है, तो वो आप किसकी लाइफ में इंटीग्रेट करवाओगे, किस में आप अडॉप्शन रेट बढ़वाओगे? 18 to 35 ईयर्स के लोगों में या फिर लेट 50s 60s में? तो हमने सोचा कि अभी जो आयुर्वेदा है ना वो लास्ट रेजॉर्ट है 50s 60s के लोगों का, कि अगर डायबिटीज हो गई तो मुझे डेली आयुर्वेदा की मेडिसिन कोई खानी ही खानी है। और इफ आई हैव हाइपरटेंशन और जॉइंट पेन्स एनीथिंग, देन Ayurveda serves as a relief mechanism, but it was never the first choice or an active choice for youngsters, which is what we thought it should be because it has life changing benefits. And that is why we thought that अगर मुझे आयुर्वेदा को 18 to 35 या मिलेनियल्स के लिए लेके आना है, so it cannot be done in the same manner it has been done, it has been done to death already. तो मैं अगर उसी तरीके से लोगों से बात करूं तो ना, एंड एज अ कंज्यूमर अगर मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरों को तो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाऊंगी, बिकॉज दैट्स बोथ परम एंड मी। हमें सबसे पहले अपने प्रोडक्ट में, अपने ब्रांड में
अपने लोगों में कन्विक्शन होगा, तभी तो हम आगे 50 लोगों को, 100 लोगों को, एंड देन इवेंचुअली लाखों लोगों को बता पाएंगे. So that's how TAC was built. जैसे मतलब प्रीतेश, छोटी सी मतलब अगर आप मतलब शार्क टैंक की हमारी ओपनिंग पिच देखोगे ना, तो हमने इस चीज़ को बड़े ब्रीफली कैप्चर करा कि जैसे जो मास ब्रांड्स हैं वो कभी आगे नहीं आएंगे, वो बैटिंग नहीं करेंगे, वो आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, आपकी सुनेंगे भी नहीं सुनेंगे. आप वो जो बना रहे हैं वो बनाते रहेंगे और वो देते रहेंगे, बट वहां पे आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट? जो प्रीमियम ब्रांड है वो रोज की जनरेशन, आज की जनरेशन हो, वो इतने महंगे हो जाते हैं कि यार आप डेली यूज नहीं कर पाओगे. आपने एक बार ले लिया, लगेगा यार किसी ने मेरे को गिफ्ट किया था, अच्छा लगा, मैं दोबारा जाके लूं, पता चला प्राइस लगेगा यार 1000, 1200, 1500 रुपए की एक क्रीम है, 10-20 ग्राम की, 30 ग्राम की, मैं कितनी कंज्यूम कर लूंगा, राइट? तो आप अगर वो अच्छे भी हों तो उधर अच्छे होने के बाद भी आप उसको डेली यूज में लेके नहीं आ पाओगे. तो इसी वजह से क्या हुआ ना, क्योंकि जब मास में क्वालिटी नहीं मिल रही, रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो यहाँ से अडॉप्शन नहीं हो पाता है, राइट? नई जनरेशन अब पतंजलि आया, नई जनरेशन कनेक्ट ही नहीं करती उससे, क्योंकि मेरे को क्वालिटी भी तो चाहिए ना, मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे को वो मिलेगा ही नहीं, तो मैं क्यों यूज करूँ? सिमिलरली ऊपर वाला मैं यूज कर सकता हूँ, हो सकता है रिजल्ट आ जाए मेरे पास, बट मैं रोज अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा. आपने किसी ने, नई जनरेशन ने जॉब शुरू करी है, आपकी नई जॉब है, 5,000 रुपए की, 4,000 रुपए की क्रीम आप डेली तो लगा नहीं पाओगे, या ऑयल लगा नहीं पाओगे, राइट? तो ये जो बहुत बड़ा डिवाइड है, उस डिवाइड के अंदर पे ऐसा प्रोडक्ट क्वालिटी देना जो आपको रिजल्ट दे, इफेक्टिव हो, अफोर्डेबल हो, और आपसे कनेक्ट भी कर पाओ, और ग्लोबल लेवल पे आप उसको पोजीशन कर पाओ कि यार जो लॉरियल जैसा ब्रांड ब्यूटी में ग्लोबली बना है, तो इंडिया का आयुर्वेदिक ब्यूटी ब्रांड ग्लोबल क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जब इंडिया हर जगह छा रहा है, जब इंडिया के लीडर्स हर जगह कंपनीज को लीड कर रहे हैं, तो इंडिया का आयुर्वेदा लीड क्यों नहीं कर सकता है? सो वो एक बहुत बड़ा गैप था जो टैक ने आइडेंटिफाई किया है, और टैक उधर उस प्रोडक्ट क्वालिटी को एस्टैब्लिश करके इतने सारे कंज्यूमर्स को अक्वायर कर पाया. सो हमारी जो सक्सेस स्टोरी रही है कि हमने जून 2021 में ये ब्रांड लॉन्च किया था, 20-21 महीने हुए हैं टोटल, एंड वी अक्वायर्ड 20 लाख प्लस कंज्यूमर्स, 20 लाख कंज्यूमर्स अक्वायर कर चुके हैं, और रिपीट रहे हैं, 30-35% रिपीट रेट है. तो जो लोग बहुत ही खुश हैं. जैसे हमारी जो टॉप सेलिंग रेंज है, कुमकुमादी रेंज है, कुमकुमादी फेस ऑयल, कुमकुमादी फेस वॉश, वो मतलब उसका बेनिफिट होता है यूथफुलनेस, रेडियंस, ग्लो, मतलब स्किन की एज को यंग रखता है. सो वो प्रोडक्ट लोगों के संग दिल तक छुआ हुआ है. एक हमारी रेवोल्यूशनरी फॉर्मुलेशन है सनस्क्रीन में, ये लादी सनस्क्रीन, वो 3-in-1 सनस्क्रीन है, मतलब क्रेजी सनस्क्रीन है यार वो. मतलब अगर आप सैंपल आपको भिजवाते हैं, आप चेक करना, वो नो वाइट कास्ट, वो नीम के संग के बेनिफिट्स के संग आती है, एक्ने के संग भी प्रोटेक्ट करेगी, सन से भी प्रोटेक्ट करेगी. अगर फीमेल्स के लिए थर्ड बेनिफिट है, वो मेकअप जो होता है ना उसका प्राइमर के जैसे भी एक्ट करती है. सो ऐसी फॉर्मुलेशंस लेके आए उस प्राइस पे, ग्लोबल टेस्टिंग, ग्लोबल स्टैंडर्ड, क्लिनिकल रिजल्ट्स विद क्लेम्स एट दिस प्राइस पॉइंट, सो दैट इंडिया कंज्यूम करना शुरू करे और यंग जनरेशन उससे कनेक्ट करे और बोले यार आयुर्वेदा मेन स्ट्रीम बन जाए. तो आयुर्वेदा को मेन स्ट्रीम बनाने के लिए ये लॉन्च किया, और वही कनेक्ट कर रहा है. I think crazy that you have been able to build products like that. But still, Param, Shrida, I want to understand कि जैसे हम अपनी पास्ट जनरेशन से देखें तो there are multiple things that we have borrowed from there. ठीक है ना, योगा है, yoga became cool, but and yoga is being adopted across the world today, not just in India. But अब आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा हमें पिछले जनरेशन से पास ऑन हुआ, बट जो आयुर्वेदा की जो आपने इमेज के अराउंड बात करी, what went wrong? Where did companies before the Ayurvedic company, before TAC, where did they go wrong? Where did the Ayurveda practitioners before your company, where did they go wrong? Why was Ayurveda always ये जो आयुर्वेदा के साथ जो स्टिग्मा है, आपने बोला कि स्लो प्रोडक्ट है, स्लो रिजल्ट्स देता है, ये स्टिग्मा. तो यार देखो, श्रीधा कैन ऐड, मतलब आई विल गिव यू माय पॉइंट ऑफ व्यू. सो जो वेस्टर्न पावर है वो वेस्टर्न पावर रही है, राइट? वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडिया ना वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करता है, और आप चाइना को और जापान को देखो, दोनों अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को पकड़ के बैठे, अपनी लैंग्वेजेस को पकड़ के बैठे, राइट? कि वहां पे जापानीज ही बोली जाती है, चाइनीज ही बोली जाती है,
चाइनीज मेडिसिन ही कंज्यूम करी जाती है और जापानीज ट्रेडिशनल मेडिसिन ही कंज्यूम करी जाती है। बट इंडिया की ना कोई एक पर्सनालिटी नहीं है और वो वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्लो करती है, राइट? इट्स वेरी इजी फॉर एक्सटर्नल वेस्टर्न वर्ल्ड, टिपिकली द यूएस एंड द यूरोपियन वर्ल्ड, कि वो हमारे हमारे ब्रेन्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो सालों से चलता है। उन उसकी वजह से क्या हुआ है कि जितनी ग्लोबल कंपनीज हैं उन्होंने अपनी इंडिया को लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट बनाया। अब अगर ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में कंज्यूमर मिल रहा है तो वो क्या देंगे? वो वही देंगे ना जो वो वहां बना सकते हैं और उसी को प्रमोट करेंगे। तो वेस्टर्न फार्मा कंपनीज एंड वेस्टर्न ब्यूटी कंपनीज, उन्होंने आयुर्वेदा को कभी मेन स्ट्रीम बनने ही नहीं दिया। उन्होंने पब्लिक डोमेन के अंदर में इतना पीआर बना दिया कि आयुर्वेदा स्लो है, आयुर्वेदा इम्प्योर है, आयुर्वेदा आपको इफेक्टिव नहीं है, उसके अंदर लेड कंटेंट है, जबकि होता ही नहीं है। सो एक पूरी 50-60 साल से, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट भी हुआ, तब से मीडिया के अंदर में इट हैज बीन पोजिशन कि वो स्लो है, इनइफेक्टिव है, उसके अंदर लेड कंटेंट है, इम्प्योर है। तो वो कभी मेन स्ट्रीम हुआ ही नहीं, फ्रंट में आके बैटिंग ही नहीं कर पाया। तो उस वजह से वो बेचारा दबा पड़ा था, बंद हो रखा था ताले के अंदर। कोविड ने उसको बाहर निकाल दिया। यार अश्वगंधा से आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, यहां से उसकी जब कंटेंट बाहर आया, कि जब लोगों को एक्सेस टू कंटेंट डायरेक्ट हो गया विदाउट मीडिया, कि इंस्टाग्राम पे कंटेंट मिल रहा है, ब्रांड डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा है, जहां मैं बात अपनी कंज्यूमर से डायरेक्ट कर पा रहा हूं, तो उसको समझ में आ रहा है यार ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, ऐसे कैसे हो गया। तो वहां से जाके इसकी एक जर्नी शुरू हुई है, जहां पे लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि आयुर्वेदा है क्या, और फिर कंज्यूम करना चाह रहे हैं। उस कंजम्पशन को टैग ड्राइव कर रहा है। सो दैट हैज बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर आयुर्वेदा, कि वो दबा के रखा गया। बट अब फुल फ्रंट में आ रहा है। अगर कुछ कंपनीज लाई भी हैं, ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट हैं, और कंपनीज आई हैं, बट उन्होंने ना वो पीआर या उस चीज को पब्लिक नहीं कराया कि यार तुम क्यों कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको प्रमोट नहीं करा, क्योंकि उनको भी एक यार बिजनेस बना लेते हैं, कंज्यूमर को बेनिफिट होना हो। बट आज एक न्यू एज एंटरप्रेन्योर, न्यू एज ब्रांड ओनर्स और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका कंज्यूमर खुश हो, वो आपको प्यार दे, क्योंकि जितना ज्यादा वो खुश होगा, वो प्यार देगा, आप उतने बड़े होते जाओगे, वो उतना बड़ा बिजनेस बना लोगे, राइट? सो हमारी दो ही मिशन है कि हम आयुर्वेदा को आगे लेके आए और हम कंज्यूमर के संग काम करें और उसके लिए बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दें, कि उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जितने स्किन के इश्यूज हैं, हमारी सारी रेंजेस हैं, अलग अलग स्किन के इश्यूज को सॉल्व करती हैं। हेयर के इश्यूज हैं, वो उसके अलग अलग इश्यूज को सॉल्व करती हैं। सेक्सुअल वेलनेस है तो उसके अलग अलग इश्यूज को सॉल्व करती हैं। बॉडी की इंटरनल वेलनेस है, उसके इश्यूज को सॉल्व करती हैं। तो जो कंज्यूमर को चाहिए उसके जैसा प्रोडक्ट, और उसको समझा के कि तेरे को आयुर्वेदा क्यों लेना चाहिए, वो हम दे रहे हैं। And Mendo, how do you plan to? So we have talked about the past, we have talked about what's happening today, and what's happening today with the DAC also, the Ayurvedic company as well. But up आगे चलते हुए, how do you plan to scale this up? Given the fact that we understand that the company, the Ayurveda company, does not, जो conventional startup ecosystem है ना इंडिया का, वो tech driven, ये वो टेक करना है प्रोडक्ट्स, टेक प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उसमें फॉल नहीं करता है। तो आई बिलीव इट हैज़ बीन अ जर्नी, लाइक यू ऑलरेडी मेंशन्ड, इट हैज़ बीन अ one hell of a journey for you guys, one crazy journey for you. How do you want to look at scaling this up further आगे? So you want to say, you add then I'll. You carry on. तो यार देखो, टैक ओमनी चैनल ब्रांड है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन साइड से बात करें तो हम करंट हमारे अपने 15-16 मैक्सिमम 20 अभी हमारे कियोस्क हो गए हैं। कियोस्क मॉडल होता है जो मॉल्स के अंदर में आपको ग्राउंड फ्लोर्स के अंदर अलग अलग मॉल्स में जाके देखो, जैसे मान लो दिल्ली के अंदर पैसिफिक मॉल में है, चंडीगढ़ में इलांते मॉल में है। तो वो छोटे सेटअप होते हैं जो कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस सेंटर बन जाता है, राइट? इसके अलावा हम इंडिया के टॉप ब्यूटी स्टोर जो हैं, 4-5 हज़ार स्टोर्स हैं, उसमें से ऑलरेडी 500-600 काउंटर्स के अंदर पे आयुर्वेदिक ब्यूटी एडवाइजर्स के थ्रू प्रेजेंट हो चुके हैं। स्टोर लाइक हेल्थ एंड ग्लो, डाबर न्यू यू, और अगर जैसे ट्रेडिशनल पुराने ब्यूटी स्टोर्स बहुत चलते हैं इंडिया के अंदर, उस पर हमारे एडवाइजर्स हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि आपको आयुर्वेदा क्यों कंज्यूम करना चाहिए और आपके लिए बेटर प्रोडक्ट कौन सा है। सो एक वो हमारा दूसरा चैनल है। तीसरा चैनल हमारा ये है जहाँ पे अनमैन्ड काउंटर हो जाता है। जो प्रोडक्ट हमारे पॉपुलर होते जा रहे हैं, जिनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, वो सेल्फ सर्विंग काउंटर से अपने आप बिकने लग गया है। तो एक वो चैनल है अभी जो 2000 के आसपास हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें, राइट?
और इसके पैरेलली में हमारी पूरी ई कॉमर्स की भी स्ट्रैटेजी है, राइट? हम ऑनलाइन अपनी वेबसाइट theayurveda.co.com प्लस Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका, मिंत्रा, इन सब पे अवेलेबल है। अब जैसे आप कह रहे हो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम से डिफरेंट कैसे हैं, हम डिफरेंट नहीं है, हम इस स्पेस को कंप्लीटली डिसरप्ट कर रहे हैं। मतलब हम इंडिया का पहला आयुर्वेदा टेक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं, जो एक complete ecosystem of Ayurveda hoga, which would be content around Ayurveda, which is the lifestyle content, meditation content, changes in your Ayurveda lifestyle, कंसल्टेशन फ्रॉम वैद्यास। आज हमारे हम वैद्यास को डिजिटलाइज कर रहे हैं। अभी छोटे से स्केल पे हमारी वेबसाइट पे ड्राइव होता है, जहाँ हमारे 6 से 10 डॉक्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया, जो हमारी कंज्यूमर्स जो वेबसाइट पे आ रहे हैं उनको आयुर्वेदा की कंसल्टेशंस देते हैं और फिर प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। एंड फिर हमारा कॉमर्स वर्टिकल है, जहाँ पे हमारी कंप्लीट प्रोडक्ट लाइंस है। अभी लार्जली ब्यूटी है, ग्रेजुअली हम और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, राइट? सो ये हमारा करंट है। अब हम नई फंड रेज के बाद इसको सिर्फ एम्पलीफाई करेंगे। सो हम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस स्टोर्स हमारे अपने हैं, उसको एम्पलीफाई करेंगे, वो 20 से 100 होंगे। जो ब्यूटी एडवाइजर, आयुर्वेदिक ब्यूटी एडवाइजर काउंटर है, वो 500 से लगभग 2000 तक जाएगा। जो अनमैन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2000 से 20,000 तक जाएगा। एंड कंप्लीट एक्विजिशन फनल ऑनलाइन भी ड्राइव होगी, जो आयुर्वेदा टेक को ग्लोबल बनाएगी। सो वी वुड disrupt and create this globally as a Ayurveda tech platform. Got it. Got it. Got it. I think I think there are a lot of boom that is happening in the D2C scene, right? Direct to customer वाले जो space में जो products हैं बहुत सारे boom कर रहे हैं. A lot of people are aspirational about starting companies in D2C space. What would you like to tell someone who's starting out fresh, say, in the D2C space? How do they get started? What would be the top three, say, pieces of advice for them? Sridhar. So I think this is the time for India to shine, and this is the time where entrepreneurship is being celebrated in the forefront, as opposed to जो पहले होता था कि बिजनेस को सिर्फ मतलब बिजनेस वाज अ टैबू गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब और गेटिंग अ फिक्स्ड हाई फाई कॉर्पोरेट जॉब यूज्ड टू बी seen as something desirable. So I think if somebody wants to start, then the first message would be that please start. This is the right time. Otherwise, you'll regret. The second would be to what I've seen in a lot of young budding entrepreneurs is that they get too attached to the product. It could be tech as a product, it could be service as a product, or product as a product, or the mode in which they want to sell or the channel in which they want to sell. My message would be that when you develop something new, that could be based on the gap that you have identified, or maybe some surveys that you have done, or something that you are very passionate about giving to the world. But then when you extrapolate it to the larger ecosystem, the larger audience, it is very important to be very open to feedback. इट कुड हैपन दैट आपने जो ऑफिस में बैठ के बनाया या 100-200 लोगों से बात करी उसके बाद बनाया, जब वो रियल मार्केट में एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट जाता है तो उसका फीडबैक वैसा नहीं आएगा जो आपने ओरिजिनली सोचा था, बिकॉज as much as the founders love their brand, the world was not waiting for your brand to come. Life was still going on, दुनिया फिर भी घूम रही थी, सब कुछ चल रहा था. So be very agile and don't get too attached. Be passionate about it, but please evolve. And the third thing would be to listen very closely to customer feedback. I think a lot of strategic business improvements can be done, and if you're simply listening to your customer intently. I'll give you a simple example. आप वैसे तो आप फाइनेंशियल MIS बनती है, P&L स्टेटमेंट्स बनते हैं, बैलेंस शीट्स बनती है, सब कुछ बनता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कस्टमर तो आपको पहले से ही बता रहा होता है. मान लीजिए आपकी डिलीवरी टाइमलाइंस डिलेड हैं, तो कस्टमर आपकी ईमेल आईडी पे बहुत टाइम से बोल रहा होता है कि भाई ये डिले है.
धीरे धीरे कस्टमर बोलेगा, उसके बाद वो चुप हो जाएगा, उसके पास 50 और ऑप्शंस पड़ी हैं, वो उनके पास चला जाएगा। अगर आपके प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो सुनो, अगर आपकी प्राइसिंग के बारे में कुछ बोल रहा है तो सुनो, पैकेजिंग के बारे में फीडबैक दे रहा है तो सुनो। जो भी कस्टमर्स बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हर एक फीडबैक पे एकदम आपको तुरंत रिएक्ट करना है और पूरा इकोसिस्टम चेंज कर देना है। बट इफ देयर इज अ कॉमन ट्रेंड दैट यू आर सीइंग इन अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, प्लीज लिसन टू देम, बिकॉज टेक इट एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो वो बैठ के इतनी जहमत करके आपके पास फीडबैक देने नहीं आता। तो टेक इट वेरी पॉजिटिवली एंड डोंट थिंक कि नहीं वो बोली जा रहे हैं, कोई बात नहीं। Awesome. I think that is startup 101. Talk to your customers. Talk to whoever is using your product. One of the most core things for building a company is probably this philosophy. And even we are part of Y Combinator earlier. I think Y Combinator talks extensively about this. Talk to your customers. But a lot many times when building a company, founders tend to forget that because it's a time-taking process, or they get lost in tons of other aspects that a founder job has. Yeah. But I believe you have been building the Ayurvedic company for some time now, and you must have faced tons of challenges, and you must have overcome them as well. What were some of the top challenges जो आपने face करे and कैसे overcome करे? So I Sridhar start. is the best. Sridhar is the best, just to best person to answer this. सो देखो, चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डेवलप अ थिक स्किन दैट यार ये तो होना ही है, मतलब। एंड कई बार एंड इट डजंट हैपन ओवरनाइट। सो व्हेन वी स्टार्टेड, नो, हमने दोनों ने पूरी सेविंग्स लगा दी थी, पर हम तो काफ़ी टाइम से जॉब छोड़ के बैठे हुए थे, बिकॉज ही वाज अश्योर्ड कि अच्छा मेरी बीवी अच्छे से घर में पैसे लेके आ रही है, घर चल जाएगा, रेंट ईएमआई सब पे हो जाएगा। बट देन व्हेन आई आल्सो लेफ्ट माय जॉब एंड वी पुट almost everything into building Khadi essentials. नवंबर 2019 में हमने ब्रांड ऑफिशियली लॉन्च करा, एंड 2019 अप्रैल में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। एंड हम लोग लिटरली बैठ के हर एक वेबसाइट, मतलब नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे देखते थे, खादी एसेंशियल्स की वेबसाइट पे देखते थे यार। और देयर वर डेज जब पूरे दिन में एक ऑर्डर भी नहीं आता था, एंड किसी दिन अगर 3 ऑर्डर आ गया तो हम तो ऐसे नाच रहे होते थे कि वाओ ऑर्डर आ गया। अ, और उसके बाद मार्च में कोविड आ गया और सारी चीज़ें बंद हो गई। तो उस टाइम पे हमें लगा कि सब खत्म हो गया, बट देन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आते हैं। पूरी दुनिया ई कॉमर्स पे मूव हो गई, एंड देन वी हैव आल्सो बीन एजाइल। लाइक आई सेड कि आप अगर बहुत अटैच्ड हो जाओगे ना कि नहीं मुझे वेबसाइट से ही बेचना है, नहीं मुझे तो ऑफलाइन ही बनाना है, नहीं मुझे तो इस एरिया में ही बेचना है या इस टीजी को ही बेचना है। I think as a startup, once you decide that you want to make your idea commercial, the premise of or the output of any good business is to generate sales. मतलब that is the biggest performance indicator, and that will also help you continuously improvise। अगर आपकी सेल हो रही होगी तो ही आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है, ग्रेट है या बहुत घटिया है। तो एट द एंड ऑफ द डे फोकस ऑन सेल्स, एंड इट्स नॉट दैट आपको मतलब you have to like buy sales, you have to violently push for sales, but then go to your customer, understand from them, do a lot of sampling, do a lot of discovery activities। तो एक वो कोविड वाला बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उसके बाद जब आप बिल्ड करने लगते हो, ग्रो करने लगते हो, तो जब ऑर्डर्स आने लगते हैं तो फिर उसके बाद टीम नहीं होती है। कोविड के टाइम पे टीम बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था। टीम होती है, यंगस्टर्स होते हैं, आप बहुत सीनियर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यंग लोगों को बहुत जल्दी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो कई बार इफ नॉट एवरीबडी इज एज इन्वेस्टेड इन योर पैशन एज यू आर, राइट। सो टीम में टर्नओवर भी होता है, बिकॉज छोटी टीम में एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा होती है। Uh, तो टीम बिल्डिंग इज वन थिंग, बट देन what I personally believe, Pritesh, is that अगर कोई ना ऐसी सीक्रेट सॉस की बुक है ही नहीं, एंड अगर वो कोई बुक मैं किसी के सामने रख दूं या मैं किसी और की बुक मुझे मिल जाए ना, तो भी जर्नीज बहुत अलग अलग होती हैं। किसी के लिए टीम बिल्डिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, किसी के लिए अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट क्रैक करना बहुत चैलेंज है, किसी के लिए सप्लाई चेन चैलेंज है, किसी का मार्केटिंग चैलेंज है, किसी के लिए गेटिंग फंडेड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स इज अ बिग चैलेंज। और
इन द स्टार्टअप लाइफ साइकिल एट डिफरेंट स्टेजेस हर एक इंसान को कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे. तो यू नीड टू बी वेल राउंडेड एंड प्रिपेयर योर सेल्फ. देखो, अपने पैशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है. जैसे अमन गुप्ता हैं, पोर्ट के फाउंडर, वो बोलते हैं कि मार्केटिंग मेरा सबसे बड़ा मोट है. बट दैट डज नॉट मीन उनको बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं आता. सो आपका पैशन एक चीज़ है और जिसमें आप एक्सीलेंट हो जाओगे. बट देन जो बाकी एरियाज हैं अपने बिजनेस को बहुत ही सस्टेनेबली ग्रो करने की, वो आपको रेगुलरली खुद को पॉलिश करते रहना पड़ता है. बिकॉज इतनी छोटी टीम होती है ना, घर जैसी टीम हो जाती है. और जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो अपने ऊपर कोई होता है, आप जाके पूछ सकते हो कि बॉस एक बार बता दो ये करूं कि नहीं करूं. बट यहाँ पर आपके अलावा और आपकी फैमिलीज एंड आपकी मतलब इमीडिएट सर्कल के अलावा पूरी मतलब 500-600 फैमिलीज आप पे डिपेंडेंट है. तो एवरी डिसीजन दैट यू टेक, it is very important and you can't go back in time and change your decisions. So आई थिंक गलतियां करते रहो, गलतियां करने से मत डरो, बट थोड़ा सा लॉजिक एक्स्ट्रा यूज करना चाहिए, कॉमन सेंस. एंड आज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज से 3 महीने के बाद मैं ऐसे कैसे प्रोसेसेस डेवलप कर लूँ दैट ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए. तो just don't kill the problem at hand. While you're doing that, try and solve through proper processes, through the right cultural fits, through the right technology, that वो प्रॉब्लम मेरे को 3-6 महीने में आए ही ना दोबारा. I think very well said. And there are so many things that come to my mind when listening to what you just said. But I want to pull out one thread. आपने बात करी टीम बिल्डिंग के लिए, आपने बात करी छोटी टीम होती है, it starts feeling like a family. घर जैसा हो जाता है वो. How do you build that kind of team? You also talked about कि जो passion से आप build कर रहे होते हैं, not everyone will be able to believe in that vision, in that product with that kind of passion. How do you build that kind of a team who believes in it and who's ready to give it all to make this a grand success, make the product a grand success in general? So not 100% of the team members will be 5-star performers. Initially, you want everybody to be a 5-star performer, but then slowly, gradually, you start realizing that even in the bigger setups, not everybody got the best rating. So, first of all, understanding that your pace and जो बाकी लोग हैं टीम में जो 5-स्टार परफॉर्मर नहीं है उनकी पेस मैच नहीं करेगी. So that puts some relaxation in terms of expectations. But I think what has, I mean, I don't know बाकी टीम्स और बाकी स्टार्टअप्स कैसे करती होंगी, बिकॉज मेरा तो एक ही स्टार्टअप का एक्सपीरियंस रहा है. उससे पहले आई यूज्ड टू बी विद ग्लोबल कंपनीज ओनली. What I've learned from my previous managers that I really respect when I used to be working for corporates or mentors is being very open and transparent, and at times showing your vulnerable side also. So a manager or a senior leader is expected to know it all. And while you should strive to know it all and आप सारी मेहनत करो, आप खुद को पॉलिश करो, ये सब करो, बट देन टीम के सामने आप कभी कभी ये बता सकते हो दैट यार ये नहीं आता मुझे, चलो मैं तुमसे सीखती हूँ. ठीक है, तो हमेशा ये मत करो, बिकॉज इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड ऑल्सो, बिकॉज दे नीड टू इवेंचुअली रिस्पेक्ट यू एंड लुक एट यू. एंड लर्निंग मोर थिंग्स विल मेक यू अ बेटर प्रोफेशनल, अ बेटर पर्सन. But just being very transparent, very open with the initial team, जो 3 साल पुरानी टीम है हमारी, उनमें से कुछ लोग हैं, we've cried with them, we've laughed with them, we've worked, कोविड हो रखा था बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग अस हमारे ऑपरेशंस टीम में. बट देन देयर वर डेज जब हमने एक एक दिन में 20-20 हज़ार ऑर्डर्स निकाले हैं कोविड के टाइम पे. एंड लोगों को बुखार था और उनको हम बोल रहे थे कि प्लीज़ तुम ऑफिस मत आओ, और मैं और परम खुद डब्बे पैक कर रहे होते थे. हम लोग 6-6 फीट 8-8 फीट दूर खड़े होके सारे लोग डब्बे पैक कर रहे होते थे और सैनिटाइजर ऊपर से स्प्रे कर रहे होते थे, एंड पीपल हैड कोविड. एंड वी यूज्ड टू लाइक, हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे कि प्लीज ऐसे मत करो. बट दे वर लाइक नहीं, हमें करना ही करना है. तो आई थिंक जब आप दिल से कनेक्टेड लोगों से वो कनेक्शन दिखाते हो, आप दिखाते हो कि यार मैं परफेक्ट नहीं हूँ, आई नीड योर सपोर्ट टू ग्रो. मैं एंड वी आर ग्रोइंग टुगेदर एंड वी आर इन इट टुगेदर. अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जेन्युइन एंड जो आपके मिशन में जेन्युइनली बिलीव करते हैं वो आपके साथ आगे बढ़ते ही जाएंगे.
It's ultimately teams that build companies, is Yes. not just products and not just आई founders, थिंक right? एवरी टाइम व्हेन वी टॉक टू आवर टीम, मेरा तो मतलब हर बार जब कोई बड़ी न्यूज़ आती है, जैसे हमारी अभी फंड रेज की न्यूज़ आई थी या शार्क टैंक की आई थी, मतलब मेरे को सबसे पहले एक वो ग्रैटिट्यूड फील होता है और मैं सबसे पहले लोगों को यही बोलती हूँ दैट द टू ऑफ अस कांट डू इट अलोन, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी डू हैज टू बी टुगेदर, एंड विच इज़ व्हाई आई नीड योर बाय इन फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. I think on that note, I think I remember ki Elon Musk quotes Steve Jobs, and he's made a lot of controversial statements, but a statement which is good hiring is all about good firing. And now I don't totally agree with that, but as an entrepreneur, as a founder, lot many times na firing करना पड़ता है. That's सो प्रतीश, I, फायरिंग वाले पॉइंट पे मैं आंसर दे देती हूँ. देखो, मैं और परम ना थोड़े इमोशनल टाइप के लोग हैं, बट हमने अपने करियर्स में ये ज़रूर सीखा दैट इमोशनल होना और इमोशनली वीक होने में फ़र्क है. सो एंड इट इज़ ओनली इमोशंस जो एक ह्यूमन को ह्यूमन बनाते हैं. एट द सेम टाइम, जैसे जब टीम छोटी सी थी और मैंने आपको बताया फैमिली जैसी हो जाती है, तो फैमिली में ना पीपल डोंट गिव अप ऑन ईच अदर, एंड वी ऑल्सो डोंट गिव अप ऑन आर एम्प्लॉयज़, बट देन एट द सेम टाइम यहाँ पर यू कांट हायर पीपल हु कैन बी ऑन बेंच, एंड अगर मैंने नहीं परफॉर्म करा तो आपने कर लिया, आपने नहीं करा तो परम ने कर लिया, ऐसे हम 10-10 बैकअप्स भी नहीं रख सकते, बिकॉज योर आपके जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा कम होते हैं शुरू शुरू में, एंड बाद में भी लीन ऑर्गेनाइजेशन अदरवाइज फ्लैप को हटाने के लिए ले ऑफ्स करने पड़ते हैं, जो कि ग्लोबली हम देख ही रहे हैं आजकल हो रहा है. तो हमने क्या करा कि हमने ना 3-4 पैरामीटर्स बना लिए दैट यार ये चीज़ें ना कंपनी में नॉन नेगोशिएबल हैं. तो उसमें भले ही राइट फ्रॉम आर ऑफिस बॉय टू द फाउंडर्स, कोई भी अगर उसमें कहीं पे भी फॉल करता है ना, तो उसके लिए तो मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ज़ीरो टॉलरेंस. फॉर एग्जांपल, हमने इंटेग्रिटी के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस कर लिया. तो वो इशू 1 रुपए का हो, एंड इंटेग्रिटी इंक्लूड्स मॉनेटरी, या मैं आपको कुछ बोल रही हूँ वो झूठ है सच है, एवरीथिंग, इंटेग्रिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग. सो एंड वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, सो उस पे ज़ीरो टॉलरेंस कर ली. सेकंड कर ली कि यहाँ पर ना हम पॉलिटिक्स या फिर जो ये नेगेटिव कल्चर टाइप है कि लोग एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी नहीं मेंटेन करने देंगे. तो इसमें उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस कर लिया कि भाई कल्चर, एवरीबडी, इट इज़ एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. घर के अंदर का माहौल इज़ नॉट जस्ट फादर्स और मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो एवरी वो कर लिया. तीसरा कर लिया कि अ कल्चर ऑफ परफॉर्मेंस. सो अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स हैं, उसकी उसको हम देयर इज़ अ प्रोबेशन पीरियड, देन हम ट्रेनिंग्स देंगे, हम मेंटरिंग देंगे, कोचिंग देंगे, हम सब कुछ करेंगे. बट देन आफ्टर ऑल सेड एंड डन, अगर फिर भी कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, देन इट इज़ bad for both the parties, the employee and the employer, to continue that relationship. So we've gone to the extent and we regularly do that अगर यार मेरे पास फॉर वट एवर रीजन्स हमारे यहाँ ग्रोथ का पेस ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, जो कुछ भी हमारे यहाँ एक XYZ नहीं परफॉर्म कर रहा, हो सकता है किसी और कंपनी में जो कि थोड़ी ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है, स्टेबल है, वहाँ परफॉर्म कर जाए. तो हम लोग रेज्यूमे भी फ्लोट करते हैं, we've got our people jobs also. सो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, एंड देन एनी सॉर्ट ऑफ हरासमेंट. नाउ हरासमेंट, इट कुड बी प्रोफेशनल, मेंटल, सेक्सुअल, ऑफ एनी नेचर. तो ये जो 4 चीज़ें, 3-4 चीज़ें हैं, इसको हमने क्लियर कर लिया कि भाई ये अगर होगा तो कोई पूछेगा नहीं, इट्स जस्ट डन एंड डस्टेड, रिलेशनशिप स्टॉप्स देयर, बात खत्म. I think that was brilliant. I think we talked about a range of topics. Paramshrida, we talked about your journey, we talked about your culture, we talked about our products, we talked about the space, Ayurveda in general. Yeah. That's it, Paramshrida. Please stay awesome. And just make it big globally. The entire country is rooting for you, I believe. Thank you. Thanks for coming. Thank you. If you enjoyed this, then like, subscribe, and say a quick hi or share your thoughts and the guests you want. Also, do share and tag us on Twitter or LinkedIn and let us know so that we can follow you and reshare. You'll find all the links in the description notes. Bye for now.